अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। आज हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं उज़्मा गुल साहिबा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर सॉलिडेरिटी मूवमेंट को आप हेड कर रही हैं। सालसी पे नाज़रीन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। हम इस बात के कायल हैं कि अमेरिका और ट्रंप हमें सालसी दें और हम सालसी को कबूल करें। सालसी के पीछे साजिश क्या है, क्या बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, उसको हम बेनकाब करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी उज़्मा गुल साहिबा के साथ। आपका शुक्रिया। आप बताइए कि सालसी का जो एक ढंढोरा पीटा जा रहा है, जो मुसलमानों को और कश्मीरियों को एक ख्वाब और एक लॉलीपॉप में इसको गूंगा दिया जा रहा है कि हम सालसी करवाते हैं ट्रंप से, जब यूएन मौजूद है और उसके बावजूद सालसी का जवाब कितना जायज़ और मुनसिफाना है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हमें सालसी नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि हम तो हमेशा ही जीती हुई बाजियाँ सालसी की मेज़ पर हार चुके हैं। हमने तो आज तक कोई भी सालसी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। जितनी सालसियाँ इससे पहले हो चुकी हैं उनमें हमें नुकसान ही हुआ है और आज तक हम उसी तरह बीच में, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं, लिम्बो में लटका दिया, हवा में हम मुअल्लक़ हैं और हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और यही हालत कश्मीरी अवाम की है, कश्मीरी कौम की है, जो कि 72 साल से तकसीम शुदा हैं। तो ये कहने की बात है, सालसी तो हमारे लिए नुकसानदेह है और इसकी वजूहात भी हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगी कि सालसी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखें तो 1948 में जो हमने सालसी की थी और जिसमें उन्होंने नेहरू की माँ के ऊपर यूएन ने मदाखलत की थी, जब हमारे मुजाहिदीन कहते हैं श्रीनगर तक पहुँच गए थे, तो उस पर हमने एग्री कर लिया और हमने कहा कि ठीक है, हम उनकी इस्तिस्वाब राय करवा के और हमने कर लिया। मगर क्या हुआ? आज तक तो इस्तिस्वाब राय का कुछ हुआ ही नहीं। और नेहरू साहब ने भी सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किया था, उसमें के वक्त हासिल कर लिया। 4-5 साल लगे रहे मगर उन्होंने बिल्कुल कभी पकड़ाई ना दिए। इसी तरीके से 1962 के अंदर अगर आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे वक्त चाइना के ऊपर, चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त बहुत मसरूफियत थी। इंडिया सारा का बॉर्डर जो था या जो फ़ौजें थी वो मसरूफ़ थी चाइना से लड़ाई में। वो बहुत हमारे लिए सुनहरा मौका था कि जब हम उस वक्त अटैक करते और कश्मीर आज़ाद कर लेते। फिर वही हुआ, फिर वो मुदाखलत की गई, अमेरिका ने कहा अयूब खान साहब को, और फिर वहीं के वहीं हम खड़े रह गए। हम क्या हुआ, सोरेन सिंह के और हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक़्त के भुट्टो साहब के जो मुज़ाकरात हुए, तो उसमें हम मजाक 6 दौर हुए और उसमें क्या नतीजा निकला? सिफर। कुछ भी ना मिला हमें। फिर वो सालसी का हमें नुकसान हुआ। 1965 के बाद ताशकंद मुआहदा, उसके बाद शिमला मुआहदा, लाहौर डिक्लेरेशन, कराची डिक्लेरेशन, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, आगरा का डिक्लेरेशन, यानी कि हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है जिसमें हमने सालसियाँ की हैं और हमने जीती हुई बाजियाँ सालसी की मेज़ पर टेबल पे हार दी हैं। अब मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि सालसी को अगर समझा जाए तो बहुत ज़रूरी बात समझने की है, वो ये कि जब भी सालसी का आएगा, इआदा नज़र आएगा या कोई बात शुरू होगी, तो आपको समझनी चाहिए कि सालसी का मतलब ही है कि इसमें से आप कश्मीर को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि सालसी में और होना क्या है? सालसी में कश्मीर को तकसीम करने की साजिश है। इसलिए कश्मीरियों को भी, हम सब को भी इस चीज़ से बहुत मोहतात रहना चाहिए। और हमारे पास चूँकि अब हम यूएन में जा चुके हैं, बल्कि हम तो गए नहीं, इंडिया ही गया यूएन में केस लेके, और हम उसको मानते हैं। यूएन ज़ाहिरन तो यही है कि सारी दुनिया के ऊपर उसका अमल दखल है और अपना कर सकता है इख्तियार, तो क्यों नहीं यूएन रेजोल्यूशन को पे अमल कराया जाता और लेटर इन स्पिरिट में कराया जाए, जो कहा गया था कि उनको क्या हम चाहते हैं कि हम इस्तिस्वाब राय कराएं, तो क्यों नहीं कराते उनका? इसमें क्या मान्यता है? और जहां ये ट्रंप साहब कह रहे हैं और उसको बिगेस्ट डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ये सब झूठ है। ये शैम डेमोक्रेसी, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या डेमोक्रेसी है? नहीं, ये सब ट्रंप खुद बजाते खुद एक कारोबारी शख्स है। ये सारे कारोबारी मफादात हैं, ये कारोबार की, जैसे कोई डेमोक्रेसी नहीं। अगर इंडिया डेमोक्रेसी था तो क्यों नहीं इलेक्शन करवा लेता, क्यों नहीं रेफरेंडम करा लेता, क्यों नहीं इस्तिस्वाब राय, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कराता? डेमोक्रेसी के लिए तो पहली शर्त ही है कि आपको इंसान का, हर वक्त बंदे का अपना हक है, वो अपने जो चाहे करना चाहे। इट इज़ विल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो किधर है डेमोक्रेसी उनकी? मुझे तो नहीं नज़र आ रही। तो इस सूरत में आप क्या देखती हैं? हमें डेमोक्रेसी को, ये जो क्लेम किया जाता है हम बेस्ट डेमोक्रेसी, और फिर हम सालसी की तरफ भी जा रहे हैं। कलमिया ये भी तो है कि हम कहते हैं जब यूएन मौजूद है उसका जवाब फिर ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, ये तो इसका मतलब ही यही है इस सारे वाक़यात से कि अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि हम यूएन की रेजोल्यूशन से बाहर निकल के बात करेंगे और तो उसमें फिर तकसीम भी हो सकती है, पता नहीं क्या होगा फिर। जी, तकसीम करना ही मकसद ही यही है। नहीं तो यूएन के अंदर तो आपका एक ही मैंडेट है ना कि आपने इस्तिस्वाब राय करना है, और उसमें कश्मीरी जो है वो जहाँ, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीरी जो है वो कहता है माई फर्स्ट लव इज़ पाकिस्तान एंड माई फर्स्ट हेट इज़ इंडिया। तो जब आप ये चीज़ आप समझें कि ये है, तो सबको पता है कि इस्तिस्वाब राय का फैसला क्या आएगा।
इसलिए ये बात पहले से प्री डिटर्मिन्ड है कि ये कभी काम होने ही नहीं देना। उसमें अगर हम आलाकार बने इनके हमारी हुकूमतें या हमारे लोग, मैं ये नहीं कहती कि बदनीयती से जानबूझ के नहीं, मगर बेवकूफ़ी से या नासमझी से, तो ये बहुत गलत होगा। हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो मौजूद है आज, अगर हम यूएन के रेजोल्यूशंस पास कराना चाहें नए, तो नामुमकिन होंगे। तो किस्मत से अगर किसी भी वजह से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया हमारे हक़ में या कश्मीरियों के हक़ में समझ लें, तो उसी पे बिल्कुल किला ठोक के वहाँ उस पर बैठ जाएं और कहें यही करना है हमने। अगर दुनिया इस पे नहीं आती, हमें किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ लेके जाया जाता है, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दुनिया कौन है? दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर हमें सारी जो हमारे लिए है, हमें तो अल्लाह ताला की तरफ से जो बताया गया और जो हमारे लिए मिसाल है वो मशले राह है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी तो मिसाल ये कि वो अकेले पहाड़ पे खड़े होकर सच बात और अलल ऐलान कह रहे थे, हक बात। तो दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। आज दुनिया में 2-2.5 अरब मुसलमान हैं या शायद उससे भी ज़्यादा हों, और तो इसलिए दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। वो वक्त भी भूले ना जब सिर्फ 2 या 3 लोग मुसलमान हुए थे। तो इसलिए इससे बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जिस तरीके से हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तौर पे था कि जब वो बहुत परेशान थे, जब वो दावत देते थे इस्लाम के लिए और लोग नहीं उस तरीके से कन्वर्ट हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने वही उतारी थी कि आप क्यों परेशान होते हो, आपका काम तो पैगाम देना, हक बात कहना, लोगों तक पहुंचाना, इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। तो हमें भी दुनिया की परवाह नहीं किए बगैर असल बात, हक बात पे कायम रहना चाहिए और ख़ुद अपने आप को रहे, क्योंकि सब्र जो करना है ना, जिसका हम लोग उर्दू में सब्र का मतलब निकालते हैं कि जी सब्र का मतलब है कि कोई थप्पड़ मार जाए तो आप चुप करके बर्दाश्त कर लें, तो ये सब्र नहीं है, बुज़दिली है। अरबी में सब्र का मतलब है कायम रहना, अपनी जगह पे डट के जाना। तो हक पे हमें कायम भी रहना चाहिए और डटे रहना चाहिए। इंशाल्लाह फ़तह हमारी होगी। आप क्या देखती हैं जो गवर्नमेंट अभी तक कर पाई है, ख़ासतौर पे शाह महमूद कुरैशी को अगर हम उनकी बात करें, और उसके बाद आप अपनी जो मूवमेंट है उसके लिए आप 27 के बाद का आपका कोई लाए अमल है? देखिए, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करती। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही मोहतात तरीके से काम शुरू किया था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बहुत सारे लोग इनको सुलह की झंडियाँ दिखाते हैं। कोई बहुत हुकूमतों के मसलतें भी होती हैं, मफाहमतें भी हैं, इनके अपने मफादात भी होते हैं। तो इसलिए हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते कि उनका कसूर है, मगर कि हर चीज़ की एक हद होती है कि उन्होंने अपना तजर्बा कर लिया, इत्माम हुज्जत के लिए तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल कर लिए, तमाम लोगों से बात कर ली, वज़ीर ख़ारजा ने भी कोशिश कर ली, हर जगह बताया कि कश्मीर 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 कश्मीरियों को जुल्म हो रहा है। ये कोई बच्चे इतना मीडिया ज़्यादा आजकल एडवांस है, क्या इनको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है? कुछ भी ना हो रहा, फ़र्ज़ करें वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि इन्फॉर्मेशन के कोई जो बंद कर दिया गया है, इसकी क्या वजह? कोई तो वजह हो रही। एक इंसानी हकूक़ के, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। तो ये दुनिया बच्चा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल जानबूझ के हो रहा है। अब और क्या रह गया है? इत्माम हुज्जत के लिए हमने सारा कुछ कर लिया है। अब वक्त है कि हुकूमत जो है यकसू हो जाए और फैसला करे, अवाम की उमंगों के मुताबिक ऐलान जिहाद करे और बात करे कि जी हम तो यही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे घर के दरवाजे पे आग लग जाए और मैं इधर पानी लेके उसको बुझाने की बजाय इधर उधर गप्पे लगाऊं और वक्त ज़ाया करूं। ज़रूरी है कि अब हम जो हमारा मसला है, आज 50 दिन से ऊपर हो गए लोगों को, ये कोई बात नहीं है मैसूर हुए ना उनको खुराक मिल रही है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, ना इलाज हो रहा है, ना डायलिसिस का किसी का हो सकता है, ना कीमोथेरेपी हो सकती है। मतलब आप ये एहसास करें, और ये दुनिया को अगर एहसास नहीं है, क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया में तन्हा हैं। और आप देख लें कि सीरिया में जहाँ हुआ, इराक़ में जो मुसलमान मारे गए, जहाँ जहाँ भी रोहिंग्या के लिए जो हुआ, बर्मा में जो हुआ, काट दिए, टुकड़े कर दिए, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये लोगों को किसी की ये तकलीफ़ नहीं हुई। ये हमें इंसान नहीं समझते, हम मुसलमान हैं, ये हमें इंसान के तौर पे देखते ही नहीं है। ये हमें पता नहीं कोई थर्ड रेट किस्म की कोई कौम समझते हैं। इसलिए हम इनके साथ, ये हमारे साथ नहीं चल सकते और हमें अब अपने फैसले खुद करने की ज़रूरत है और हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। ये यूएन की करारदादों में भी है कि अगर आप ओप्रेस्ड हैं तो आप अपने लिए हथियार उठा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हम कोई गलत काम करेंगे। जो आलमी दुनिया का जो बनाए हुए कानून है, लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक चलेंगे अगर हम ऐलान जिहाद करेंगे। तो आप जिहाद की बात करती हैं, दूसरी तरफ जो स्टांस है कि वो फाटफ ने पाबंदियाँ लगाई हैं, हाफिज़ सईद को गिरफ्तार कर दिया है, जिस दीगर जो इस जज्बे के लोग थे वो सारे पाबंद सलासल हैं, तो कैसे फिर ये बातें आगे बढ़ेंगी? ये देखिए, FATF का जो किस्सा है वो तो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ कि मेरा तो ख्याल है ये तलवार लटकाएगी हम पे।
जब 1 साल पहले से जब FATF की मीटिंग भी नहीं हुई थी तो इन्होंने हमें उसके अंदर वॉच लिस्ट में डाल दिया। क्यों डाला है मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये तो जानबूझ के किया गया है ताकि हमें फंसाया जाए और हम उसके लिए उनको खुश करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद आप देखें अभी अक्टूबर में मेरा ख्याल है अक्टूबर की कोई डेट है जिसके अंदर FATF का होना है इजलास, उससे पहले हम 1 साल पहले से क्यों वॉच लिस्ट में, किसने डाला है, क्यों मीटिंग हुई है, कैसे फैसला हुआ है, जबकि आपका मेन फैसला ही नहीं हुआ। एक बाकायदा एवेल्यूएशन रिपोर्ट आती है वो तक नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सो इसका मतलब समझने की है कि ये एक ऐसी चाल है, एक ऐसी तलवार है जो हम पे सर पे लटकाई रखी जाएगी, ये कभी नहीं ख़त्म होगी। और हम इनके इस जो एक नए किस्म का ये जंजीर है वो बांधने के लिए हमें ग़ुलामी की जंजीर ये उन्होंने हमारे लिए तैयार की है। अब इसका हल क्या है कि आप ये समझते हैं कि हाफिज़ सईद को बंद करने से, आप जिहादी तंजीमों को बंद करने से और इससे कुछ हासिल कर लेंगे, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपको एक बहुत बड़े जायंट को, अफ्रीयत को, अमेरिका को ये और इंडिया को खुश करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। इससे हमें पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमा को और कश्मीरियों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। हमें FATF के खौफ से बाहर निकल आना चाहिए। हमने कहना भाई जो करना चाहते हो कर लो, मगर हम ये नहीं हो सकता कि हमारे घर में आप हमला करें और हम खामोश होकर देखें। तो आपका क्या प्लान है 27 के बाद, आप लोग क्या? मैं 27 पे हमें इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद के जलसे में कहा था कि भी आप रुक जाएं, आप LOC पे ना जाएं, आप ये ना करें, मैं कश्मीरियों के लिए वो स्टैंड लूँगा कि कोई दुनिया याद करेगी। तो असूल भी यही है, तरीक़ाकार भी ये है कि हमारा वज़ीर आज़म है और इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो 27 तारीख तक जो है वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उनका हक़ है वो करके दिखाएं और हमें साबित करें कि उनके कश्मीरियों से जो मोहब्बत है, जो उनकी वकालत है कश्मीरियों के साथ, वो किस दर्जे की है और किस तरह हमारे लिए केस वो लड़ेंगे। क्योंकि मैं अपने आप को ख़ुद कश्मीरी इसलिए नहीं कहती कि मैं कश्मीरी खून से हूँ, मगर मैं इसलिए कहती हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीर जिस्म जहाँ का रिश्ता है। तो मैं ज़ाहिर है मैं भी कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं। तो मैं कहती हूँ हमारे लिए आप क्या करके दिखाएंगे। तो इसलिए, मगर ये कि अगर वो कुछ भी ना कर सके या जो उनका मतमा नज़र है वो हासिल ना कर सके, तो फिर हमारा हक़ है कि हम इस पर कोई एक्शन लें। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले जो तरीका है कि मैं सोचूंगी कि शायद हम LOC पे ही जाएंगे और उसी पे जाके वहाँ कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बाकायदा कॉल दूंगी और मैं तमाम जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे हम मिलके, और जो हमसे हो सकेगा करेंगे, क्योंकि हमने हुकूमत पाकिस्तान पे इत्मीनान भी किया है और आगे भी करेंगे। मगर कहीं ना कहीं तो हम आवाम को पे भी हुकूमत को इत्मीनान करना चाहिए और आवाम की उमंगों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तो उसमें अब क्या होएगा लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ? जी, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके पहले तो प्लान में कर रही हूँ कि हम यौम आज़ादी कश्मीर वहाँ मनाएं, क्योंकि वहाँ आप देखें कि 24 अक्टूबर तो हमारे लिए सेलिब्रेशन डे है और हम उसको सेलिब्रेट करें वहाँ। फिर देखते हैं आगे कि वहाँ क्या हालात होते हैं, उसके मुताबिक लाएअमल तय करेंगे। वहाँ तो ये सब मैटर करता है कि हम वहाँ कितने लोग हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन है। मगर ये कि अगर एक भी है तो मेरे हिसाब से मैं ज़ाती तौर पे तो मैं जो भी बेहतर समझूंगी मैं वहाँ जाके फैसला करूँगी। आपके साथ आपकी पूरी जमात और आपके साथ पूरी? जी, मेरे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कह रहे हैं हमें बताएं, हम तैयार हैं। और बहुत, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, जो कश्मीर के कश्मीरी हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि हकीकतन आप देखें, आपने ऑलरेडी उनको 2 हिस्सों में पहले ही गलत किया। हमने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी कि कश्मीर में बाढ़ लगा दी, उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कितना जुल्म है कि आप एक घर के अंदर बाढ़ लगा दें। उनकी कश्मीरियत को आपने हर्ट किया है और किसी को समझ नहीं आ रही है बात। उनके आधे रिश्तेदार वहाँ हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी वालदा 86 साल की हैं और वो वहाँ से कहते हैं मुझे अपनी माँ की कोई ख़बर नहीं है कि मेरी माँ किस हालत में। तो ये क्या कहने की बात है। इसी तरह और लोगों के साथ है। तो हमारे भी जानने वाले हैं जो अपने घर के किस्से सुनाते हैं, अपने बच्चों के किस्से सुनाते हैं कि हमें तो ख़बर ही नहीं आ रही वालिदैन की क्या खबर है। तो ये कोई नॉर्मल बात है क्या ये? और किसी को नज़र नहीं आ रहा दुनिया में, अक़वाम आलम में किसी को नहीं पता चल रहा है ये क्या हो रहा है। ये तो इंतहाई तकलीफ दे बात है। ये तकलीफ दे भी है और ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है हमारे लिए। मेरा ख्याल है अगर इसके बावजूद भी अगर हम इन लोगों से किसी भलाई की तवक्को करें, कुछ उम्मीद रखें कि अक़वाम आलम हमारे लिए कुछ करेंगी, तो ये तो फिर हमारी खाम ख्याली है और हमें बिल्कुल अपना दुश्मन की जो आइडेंटिफिकेशन है कि वो क्या, हम कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है, उसकी तमीज़ होनी चाहिए। और फ़िलहाल आज के दिन में हमारा कोई दोस्त नहीं है और सब हमारे दुश्मन है। और इसलिए हम जब हर तरफ से हम शिकस्त खोरदा है, हर बंदे की हर जगह हमने कोशिश करके देख ली और हर जगह से हमें नाउमीदी है, तो फिर एक सबसे बड़ी पार्टी है जिस पे हमें भरोसा करना चाहिए और वो है अल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है जब तुम हर तरफ से नाउमीद हो जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद को आऊँगा।
आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर था, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो हम भी इसी उम्मीद पे कायम हैं कि इंशाअल्लाह हम फ़ज़ाए बदर पैदा करेंगे और अल्लाह ताला हमारे लिए फ़रिश्ते भेजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाअल्लाह फ़ज़ाए बदर पैदा होगी, कश्मीरियों की आज़ादी का वो सूरज इंशाअल्लाह ज़रूर तलू होगा। लंबी है उम्र शाम, मगर शाम ही तो है। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। फ़िलहाल हमारी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।